जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th आपका यूनिट 3 हम स्टार्ट करते हैं। अगेन कंटिन्यू करते हैं वहाँ से। आपने सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के बाद आपका सिलेक्शन स्ट्रक्चर था, और उससे पहले आपने पढ़ा कि ऑन गो टू और यानी कि गो टू स्टेटमेंट यानी कि कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। इसके बाद आपका सिलेक्शन स्ट्रक्चर था जिसमें आपने इफ़ देन एल्स और इफ़ एल्स वाला इफ़ देन वाला देखा कि उसमें कैसे ये काम करते हैं। इफ़ के बाद कंडीशन आती है, कंडीशन ट्रू हो तो कौन सी स्टेटमेंट किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एग्जीक्यूशन नहीं होती। इसके बाद आते हैं लूप्स की बात आती है। तो लूप्स ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जहाँ पे आपने रेपिटिशन करनी हो। मींस इसकी आपका एग्जांपल क्या है, सिंपल लूप क्या होता है, आप एक रस्सी का टुकड़ा लें, उसको दोनों सिरों को पकड़ें और आपस में घेरा लगा दें। अब एक दायरा सा बन जाएगा। तो आप उसको अगर मूव कर रहे हैं तो क्या होगा कि वापस उस दायरे उसी नॉट पे जो आपने घेरा लगाई है उसी पे वापस आएगा। तो वो उसकी कोई एंडिंग नहीं है कि आप अगर वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहले जिस तरह से ओपन था देखते थे तो उसकी एक एंडिंग थी। अब कोई एंड पॉइंट आपको नहीं आ रहा, उसी में क्या हो रही है वो बार बार। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसे हम लूप का नाम देते हैं। लूप बेसिकली वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे आपने रेपिटिशन करनी हो, कि एक प्रोग्राम में कुछ इंस्ट्रक्शंस आप बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होगा वो लूप्स कहलाते हैं। यहाँ पे आपको दो टाइप्स गिवन है GW बेसिक में। दीज आर फॉर नेक्स्ट लूप एंड वाइल वेंट लूप। दो पहले से बता रहा हूँ, वाइल वेंट और फॉर नेक्स्ट। एक आपको नेस्टेड लिखा हुआ नज़र आएगा, नेस्टेड इट नेवर द टाइप ऑफ लूप्स, ठीक है। वो इनकी टाइप्स में नहीं है, इन्हीं की जो है वो एक स्ट्रक्चर इन्हीं से मिला के बना लेते हैं आप, तो उनको नेस्टेड लूप कहते हैं। यानी कि एक घोंसला, नेस्टेड का मतलब है कि एक घोंसला नुमा जो है वो आप लूप का स्ट्रक्चर देखते हो। यानी कि फॉर नेक्स्ट आपने ये लूप अगर यूज़ किया है तो फॉर के बाद आप कोई और लूप इसमें लिखोगे, उसके अंदर कोई और लूप आ जाए। तो जैसे मैथमेटिक्स में एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है, उसके अंदर पैरेंथेसिस, उसके अंदर ब्रेसेस वगैरह। तो ये इसी तरह से आपने अगर फॉर लिखा, फॉर के अंदर एक और फॉर आ जाए या वाइल आ जाए और इसी तरह उसके अंदर एक और फॉर, तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। यहाँ पे टाइप्स याद रखना है, सिर्फ दो टाइप्स हैं, तीन टाइप्स नहीं है, तो इसको टाइप इंक्लूड नहीं करना। यहाँ पे दो टाइप्स हैं, फॉर नेक्स्ट लूप और वाइल वेंट लूप, जो GW बेसिक का हिस्सा है। तो we often face problems whose solution may require executing a set of statements repeatedly। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कंप्यूटर में। आपने उनको जब सॉल्व करना है तो क्या होगा कि आपको स्पेसिफ़िकली उन कुछ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। In such situations, we need a structure that would allow repeating a set of statements up to a fixed number of times। तो ऐसी सूरत में हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसकी मदद से आप क्या करते हो कि इस पर ख़ास हद तक जो है ख़ास वक्त तक या एक ख़ास तादाद में इंस्ट्रक्शंस को एक ख़ास दफ़ा आपने एग्जीक्यूट करवाना है। तो क्या होगा इससे कि आपने नंबर ऑफ़ टाइम्स आप फिक्स्ड कर लेते हो या कुछ क्राइटेरिया रख लेते हो कि ये कंडीशन जो जब तक ट्रू है तो ये एग्जीक्यूशन में रहेगा, जब ये फॉल्स होगी तो फिर ये एग्जिट कर जाएगा। तो लूप स्ट्रक्चर फुलफिल्स दिस बेसिक रिक्वायरमेंट। अब लूप स्ट्रक्चर में आपके पास दो टाइप्स हैं। पहली है फॉर नेक्स्ट लूप, इसकी डिटेल आएगी, सिंटेक्स वगैरह ये सारा हम देखते हैं, एग्जांपल भी आएगी। When it is known in advance how many times the loop must be repeated, for next loop is most effective option।
जब आपको ये पता हो कि कितनी दफ़ा आपने लूप को एग्जीक्यूट करवाना है, कि स्टेटमेंट्स एक जो है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स उसको कितनी दफ़ा आपने एग्जीक्यूट करवाना है, आपको ये मालूम हो, तब जो स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे दैट विल बी फॉर नेक्स्ट लूप। तो फॉर के बाद आपको बताना होता है कि कितनी दफ़ा ये एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे आपको ये पता होना लाजमी है। जहाँ पे आपको ये पता ना हो कि कितनी दफ़ा ये एग्जीक्यूशन होगी, तब आप क्या करते हैं, दूसरा वाला लूप यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाइल वेंट। तो ये आपने फ़र्क याद रखना है। जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स पता है कितनी दफ़ा आपने एग्जीक्यूशन करवानी है, तो क्या होगा, आपको फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करना है। जहाँ पे आपको नहीं पता कितनी नंबर ऑफ़ टाइम्स ये एग्जीक्यूट करना है, तो वाइल वेंट लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप इज़ यूज्ड टू रिपीट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ टाइम्स। तो आपको नंबर पता होना चाहिए कितनी दफ़ा, तब आप फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करते हैं। अब इसका सिंटेक्स आपके सामने है। फॉर रिजर्व वर्ड है, वेरिएबल आप लिखते हैं इज़ इक्वल टू एक्स। अब ये आपने कोई कंडीशन बताई या नंबर ऑफ़ टाइम्स बता दिया। यहाँ पे कंडीशन तो जो है वो बाद में, उसमें यहाँ पे उसके मुताबिक आपने नंबर ऑफ़ टाइम्स जो बताना होता है वो वेरिएबल इज़ इक्वल टू एक्स, और वेरिएबल इज़ इक्वल टू एक्स टू बाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब होगा स्टेप ज़ी। स्टेप ज़ी का मतलब है कि आपने इंक्रीमेंट करना है कि इस x से y की वैल्यू जो है उसमें अगर आप कोई चेंज लाना चाह रहे हैं तो उसको आप स्टेप के नाम से शो करते हैं। अगर आप स्टेप -1 करते हैं तो वो एक माइनस कर देगा उस वैल्यू में से, अगर आप स्टेप 1 करते हैं तो एक प्लस कर देगा उस वैल्यू में। तो वो इसके लिए आप यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं, यानी कि वो स्टेटमेंट्स जो आपने एग्जीक्यूट करवानी है, और आखिर में इसकी क्लोजिंग आप नेक्स्ट के साथ शुरू करते हो। नेक्स्ट के बाद वेरिएबल भी लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट के बाद जो वेरिएबल आएगा दैट विल बी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो यहाँ पे होगी। फॉर एग्जांपल अब ऊपर वेरिएबल लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे z होता तो हम कहते हैं नेक्स्ट z। इंटरप्रिटेशन इन्होंने यहाँ पे जो दी हुई है, एक्सप्लेनेशन है कि न्यूमेरिक वेरिएबल होगा नेम फॉलोइंग फॉर इज़ कॉल्ड द लूप कंट्रोल वेरिएबल। फॉर के बाद जो वेरिएबल लिखा हुआ है ये वाला यहाँ पे, दैट इज़ कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, लूप कंट्रोल वेरिएबल या लूप वेरिएबल, जो यहाँ पे फॉर के फ़ौरन बाद आता है। और x एंड y क्या हैं, वो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हैं, जहाँ पे क्या होगा, x गिव्स इनिशियल, x स्टार्टिंग वाली वैल्यू बताता है, और y जो है वो एंडिंग वैल्यू और या फाइनल वैल्यू। और स्टेप जी क्या बताता है कि उनमें इंक्रीमेंट आप करना चाहते हैं या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो उसको कौन शो करेगा, स्टेप शो करेगा। यहाँ पे वेरिएबल जो फ़ौरन बाद आता है फॉर के, दैट इज़ कंट्रोल वेरिएबल, लूप कंट्रोल वेरिएबल या लूप वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट इन्होंने लिखा हुआ नेगेटिव आल्सो, यानी कि इंक्रीमेंट जब नेगेटिव होगा दैट विल बी ए डिक्रीमेंट। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ से स्टेप की मदद से करते हैं। एक्स वाई जी कैन बी न्यूमेरिकल वेरिएबल नेम्स, ठीक है। एक्स वाई जी वेरिएबल्स के नाम हो सकते हैं। इन सच केसेस देयर न्यूमेरिक वैल्यूज़ शुड बी असाइंड बिफोर स्टार्टिंग द लूप। अगर आपने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं तो उनकी वैल्यू आप पहले से बताओगे कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आपने एक्स वाई लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू इस लूप से पहले आपको बतानी होगी। अगर नहीं बताएंगे तो ये एरर देगा। इसके बाद क्या है, द कीवर्ड नेक्स्ट शुड हैव द सेम कंट्रोल वेरिएबल एज फॉलोड बाय द कीवर्ड। जो आपको फॉर के बाद नज़र आएगा वही वेरिएबल नेम कहाँ पे होना चाहिए, नेक्स्ट के बाद आना चाहिए। जो यहाँ पे अगर z होता तो इधर भी z होता, यहाँ पे s होता तो इधर भी s होता। जो वेरिएबल का नाम फॉर के बाद आया है वही आपने यहाँ पे यूज़ करना है।
इसके बाद हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, सम ऑफ सीरीज़ क्या करेगा, उसको डील करेगा। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 से लेकर 100 तक नंबर है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक जितने इवन नंबर आते हैं सबको काउंट करेगा, सबको प्लस करेगा। तो ये ऐसा प्रोग्राम है जो इस सीरीज़ को प्लस करेगा। अब क्या करते हैं, हम 2 एग्जांपल्स करेंगे, एक तो ये वाली और दूसरी कौन सी कि हमने ऑड नंबर्स को प्लस करना है 1 से लेकर 100 तक जो आते हैं। तो ये वाला इवन्स को प्लस किया हुआ है, हम ऑड को भी करेंगे। यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग किस तरह से की हुई है, आपने n वेरिएबल यूज़ किया तो उसकी वैल्यू आप पहले से बता दोगे। फिर उसकी वैल्यू शुरू में 0 है, यानी कि उसमें जो वैल्यू पड़ी है दैट इज़ 0, उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है। इसके बाद आपने फॉर i इज़ इक्वल टू 2, अब i की वैल्यू आपने यहाँ पे बताई, इससे पहले भी बता सकते हो लूप शुरू करने से पहले, या फॉर i इज़ इक्वल टू 2 to 100 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल को देखो तो इन्होंने x और y लिखा हुआ था ना, वो न्यूमेरिक कांस्टेंट थे, न्यूमेरिक कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे क्या है 2 to 100, ये यहाँ पे जहाँ पे x to y लिखा हुआ था ये वो चीज़ें हैं। तो i इज़ इक्वल टू 2 to 100। अब ये 2 क्या बता रहा है कि i की वैल्यू 2 से लेकर 100 तक है। स्टेप 2 का मतलब है कि इनमें दो का फ़र्क डालता जाएगा। शुरू में i की वैल्यू 2 है, तो जब ये लूप चलेगा एक दफ़ा चलेगा तो i की वैल्यू 2 होगी। दूसरी दफ़ा जब ये नेक्स्ट i आएगा तो नेक्स्ट i के वक़्त क्या हो जाएगा, इसमें i में 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 जमा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे n की वैल्यू नहीं हो जाएगी, और नेक्स्ट i पे जब जाएगा तो नेक्स्ट i का मतलब है कि i में 2 मज़ीद जमा हो जाएगा। तो इतने यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई स्टेप, तो वो इसमें जमा होती जाएगी, और फिर क्या होगा, यहाँ पे i इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा, और फिर 6 जब इसमें n में प्लस होगा, n की वैल्यू जो नई वाली, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ से दोबारा चेंज हो जाएगी। n की वैल्यू जो चेंज होगी वो स्टोर हो जाएगी रैम में, और फिर नेक्स्ट i जब होगा फिर i की वैल्यू में 2 प्लस हो जाए, i की वैल्यू 6 हो गई थी तो 6 + 2 8 हो जाएगी। अब n की जो नई वैल्यू थी लेटेस्ट, उसमें मज़ीद आपने i की वैल्यू जो 8 है वो प्लस की, तो यहाँ पे उसमें n की वैल्यू फिर से चेंज हो गई, फिर नेक्स्ट i। तो ये सारा पहले चलता रहेगा जब तक 100 नहीं आता। जब i की वैल्यू 100 हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें जमा हो गई ये वैल्यू, तो n की वैल्यू, फिर उसमें यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट में वो 100 + 2 जब हो जाएगा तो वो देखेगा कि यहाँ पे i की वैल्यू तो 1 से लेकर 2 से लेकर 100 तक थी, यहाँ पे 102 है, तो इसलिए वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और फिर तब ये जाके स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो नंबर ऑफ़ टाइम्स आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगी ये कंडीशन, ये आपने जो यहाँ पे रखा है नंबर ऑफ़ टाइम्स, तो तब तक ये एग्जीक्यूशन में रहेगा। जब ये कंप्लीट होगी नंबर ऑफ़ टाइम्स, तो तब जाके ये वाली स्टेटमेंट जो है प्रिंट होगी। अगर आप ये विद इन यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट लिखते तो बार बार वो n की वैल्यू प्रिंट करता, तो इसलिए सम ऑफ सीरीज़ जब वो यहाँ पे इसके कंप्लीट होने के बाद आएगी। अब हम इसको यहाँ पे टाइप करके यही वाला देखेंगे, और इसके बाद हमने ऑड जो सीरीज़ है उसको भी जमा करना है। तो ये टाइपिंग के बाद मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने एमुलेटर ओपन है जी, कंटिन्यू करते हैं। ये आपके सामने टाइप हुआ है, तो इसमें देखिए आपके सामने लिखा मैंने रिमार्क स्टेटमेंट में प्रोग्राम टू ऐड इवन नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक आपने
जितने भी इवन नंबर आते हैं सबको जमा करना। ये प्रोग्राम ये काम करेगा, आपने स्टार्टिंग में बता दिया। इसके बाद है कि प्रोग्राम में आपने क्या करना है, फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करना है, तो ये भी आपने बता दिया। अब ये रिमार्क्स के तौर पे यानी कि कमेंट्स आए, इन्फॉर्मेशन आपने प्रोग्राम के बारे में दी है। यहाँ पे वेरिएबल्स नेम मैंने खुद से चेंज किए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं जो रूल्स को फॉलो करते हुए। सम के नाम से वेरिएबल लिया जिसमें तमाम वैल्यूज़ जितनी भी हैं उन सबको सम करके उसमें जमा करेंगे और वो वैल्यू आखिर में प्रिंट होगी। फॉर के बाद आपने वेरिएबल वहाँ पे आई था, यहाँ पे हमने क्या लिया, n इज़ इक्वल टू 2 to 100। आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, ये आपका कंट्रोल करेगा। दिस इज़ n इज़ कंट्रोल वेरिएबल या लूप वेरिएबल इसे आप कहते हैं, लूप कंट्रोल वेरिएबल या लूप वेरिएबल। इसकी वैल्यू 2 से लेकर 100 तक होगी और ये क्या करेगा, स्टेप 2 इसमें यानी कि आपने 2 का इजाफा करते जाना है, हर बारी 2 का इजाफा होगा। सम की वैल्यू शुरू में कितनी है, 0, और सम इज़ इक्वल टू सम प्लस n। तो सम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपने देखा सम की वैल्यू है 0 और उसके बाद आपको नज़र आएगी उसमें चेंज, सम इज़ इक्वल टू, ये आपने फार्मूला यूज़ किया तो यानी कि सम में आपने इतना n जो है वो प्लस कर देना। अब n की वैल्यू हर दफ़ा चेंज होगी। सबसे पहले n की वैल्यू इनिशियल वैल्यू है 2, वो इसमें जमा करेंगे तो सम प्लस n 0 + 2 हो जाएगा। पहली दफ़ा में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो पहली दफ़ा जो वैल्यू होगी वो हमें साथ साथ पता चलती रहे जितनी भी उसकी करंट वैल्यू है। उसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट इस फॉर लूप में इंक्लूड कर दिया जो आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। प्रिंट करंट टोटल इज़, करंट टोटल का मतलब है कि इस वक्त अभी तक जितना जमा हुआ है वो हमें साथ में बताता रहेगा, ताकि जब ये लूप काम कर रहा हो तो हमें साथ में ये वैल्यू बताता जाए किस तरह से वैल्यूज़ में इजाफा हुआ है। ये करते करते फिर नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा। नेक्स्ट n का मतलब है कि यहाँ पे आपने जो लूप कंट्रोल वेरिएबल था जो यहाँ पे नेम आएगा वेरिएबल का वो n है, तो नेक्स्ट के बाद भी n ही आपने लिखना है। फिर इसके बाद आपने बताया ये कि आप ये पूरा जब कंप्लीशन हो जाएगी तो उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट आपकी ये वाली आएगी, उसमें सम ऑफ सीरीज़ जितना भी टोटल हुआ होगा वो बताएगा। इसको जो नाम दिया है फॉर नेक्स्ट इवन सम के नाम से मैंने स्टोर कर लिया है। अब मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ इसको ताकि हमें यहाँ पे ऊपर नज़र आए, और इसको हमने दोबारा से लिस्ट करना है। ये सामने आ गया। अब हम इसको रन करते हैं और इसकी अब जो है वो वर्किंग देखते हैं। अब देखें साथ में आपको वर्किंग बताई है, ये जितना भी हुआ कि साथ में बताता रहे 870 फिर 930 फिर 992 ऑनवर्ड्स, तो आखिर में उसकी वैल्यू ये आई है। दिस इज़ द वे इस लूप ने ऐसे काम किया है। तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूशन करता है। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, इस प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे और इसको मैं पहले लिस्ट कर लेता हूँ आपके सामने। अब मैं इसी को कॉपी करूँगा, F11 प्रेस किया और यहाँ पे है ये हमने इसको कॉपी करना है। इसके बाद इसको मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ, यहाँ पे आप न्यू कर लें। अब ये आपने क्या किया, न्यू से क्या होगा कि मेमोरी क्लियर हो गई रैम से, और यहाँ पे अब हम उसी को ये पेस्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा जो है वो आपके एरर्स इसलिए दे रहा है कि आपने इसको ऑटो मोड में शायद ये चला गया है, तो सॉरी इन डायरेक्ट मोड में चला गया। तो हम इसको दोबारा से क्लियर स्क्रीन करते हैं, वो प्रोग्राम यहाँ पे सामने आए और हम उसके अकॉर्डिंगली इसको फिर करते हैं, या दोबारा से टाइप भी किया जा सकता है इन केस के अगर ये एरर देगा तो। हम ऐसा करते हैं, उसी को दोबारा से लोड करते हैं उस प्रोग्राम को,
और उसी को हमने चेंज करना है और दोबारा से किसी और नाम से सेव कर देते हैं। नाम हमने रखा था फॉर नेक्स्ट अंडरस्कोर इवन सम। तो ये नाम हम देखते हैं कि इसको हम लोड करते हैं। अब हम इसको लिस्ट कर लेते हैं कि वो प्रोग्राम आया है। जी बिल्कुल, ये आपके सामने है। लिस्ट किया और अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। लाइन नंबर 10 में देखिए, बल्कि यहाँ ऊपर आ जाइए तो आपको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। लाइन नंबर 10 ज़्यादा मुनासिब ही है कि हम इसको लाइन बाय लाइन कॉपी करेंगे और उसमें चेंजिंग करते जाएंगे। हमने चीज़ें क्या चेंज करनी है ये आपके सामने मैं करूँगा। तो आपने अब सीरीज़ जो है वो कौन सी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आप जो ऐड करें वो हो लाइन नंबर 10 में चेंजिंग पहले करनी है ताकि आपको उसका फ़र्क पता चले। आपने ऐड करना है 1 से लेकर 100 तक, बट इस दफ़ा आपने ऑड नंबर्स को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टू ऐड ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक जितने भी ऑड नंबर हैं आपने उन सबको प्लस करना है। तो जो हमने फार्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम यहाँ पे ये भी क्या करेगा, फॉर लूप ही यूज़ करेगा। प्रोग्राम यूजेस फॉर नेक्स्ट लूप, ये बात तो वही आ गई। अब बाकी चीज़ भी हम चेंज नहीं करते, सम इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गई। थोड़ा सा जहाँ पे चेंज आएगा कि वो आपको फार्मूला और उसके मुताबिक बनाना है। फॉर n इज़ इक्वल टू, अब ये वेरिएबल नेम यहाँ पे भी चेंज किए जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि यही वेरिएबल नेम चलते रहें, बट आपकी मर्ज़ी है। हर प्रोग्राम में आप कोशिश करें वेरिएबल नेम्स इस तरह के होने चाहिए कि वो उसके नाम से ज़ाहिर हो कि क्या चीज़ वो परफॉर्म कर रहा है। जैसे हमने सम का बताया तो सम क्या कर रहा है, यानी कि इसमें चीज़ जमा हो रही है सारी। n इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, इनिशियल वैल्यू 1 2। अब आखिरी ऑड नंबर इस सीरीज़ में क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक। पहला तो 1 है, आखिरी कौन सा होगा, 99। तो 99 तक ये ऑड नंबर्स हैं 1 से लेकर 100 तक। जो उसमें पहला है वो 1 है और आखिरी 99। तो ये तो हो गए फर्स्ट और लास्ट। इसके अलावा जो आते हैं वो भी हमें पता है, बट अब अलग से बताएंगे तो फिर तो प्रोग्राम काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी, वो लोडिंग टाइम ज़्यादा लेगा। हमने लूप स्ट्रक्चर यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे स्टेप में क्या बताएंगे, अब इसको स्टेप में हम इसको इंक्रीमेंट कितना बताएंगे कि ये उसके मुताबिक चला जाए। तो आप देखो 1 में कितने जमा करो तो उससे नेक्स्ट वाला आपको ऑड नंबर मिलता है। एक इवन नंबर में ऑड नंबर प्लस करें तो आपके पास ऑड नंबर आता है। इसीलिए हमने क्या करना है, इस ऑड नंबर में एक इवन नंबर प्लस करेंगे। तो जो सबसे छोटा इवन नंबर है 1 से लेकर 100 दैट इज़ 2, तो हमने इसमें भी स्टेप 2 ही करना है। अब क्या होगा, 1 में जब 2 प्लस होगा तो 3 हो जाएंगे, 3 में 2 प्लस होगा तो 5। तो इसी तरह ये ऑड नंबर्स ही आते जाएंगे, ये करते करते 99 तक चले जाएंगे। फिर आगे वही लिखते हैं, सम इज़ इक्वल टू सम। हमने वेरिएबल नेम्स वही यूज़ किए हैं इसलिए हमने एज इट इज़ ही लिखा। इसके बाद 60 में मैं दोबारा से वही प्रिंट
करंट टोटल भी साथ में लिख दें ताकि आपको साथ में पता चले कि वर्किंग वो किस तरह से कर रहा है। अगर नहीं लिखते तो फिर एकदम से आपको वो फाइनल वैल्यू दे देगा। साथ साथ आपको वैल्यू बताए तो आपने उसके लिए ये लिख लिया, ये सेमी कॉलन और आपके यहाँ पे आ गए सब। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे वही लूप कंट्रोल वेरिएबल आएगा, ये लूप वेरिएबल जो कि n है, क्योंकि हमने पहले फॉर के बाद भी n ही यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे भी n आएगा। फिर आ गई लाइन नंबर 80 जो आपने लिखा हुआ था, प्रिंट सम ऑफ। अब यहाँ पे जो सम है दैट इज़ ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100, ठीक है। तो ये ऑड नंबर्स 1 से लेकर 100 तक जितने आते हैं। और इसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो इसमें आएगी ये तो क्लोजिंग हो गई, ये हमने इज इक्वल टू भी लगा दिया और ये कर लेते हैं, यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा और यहाँ पे आ गया सम। अच्छा, सेमी कॉलन जब यूज़ करते हो तो इसमें एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो नहीं आती, सिंगल स्पेस ही वो देता है। जब आप कॉमा यूज़ करते हो यहाँ पे तो कॉमा की वजह से ज़्यादा स्पेस आती है, ये आपने याद रखना है, दोनों में ये फ़र्क है। इसके बाद आ गया आपने प्रोग्राम की एंडिंग यहाँ पे लिख देनी है एंड, और इसको हम सेव करते हैं यहाँ पे। अब ये 10 से लेकर 90 तक जो लाइंस हैं इसको अपने प्रोग्राम जिसमें स्टोर करना है वो क्या होगा, सेव। इसको आप नाम क्या दे देंगे, फॉर नेक्स्ट, आप अपनी मर्ज़ी से कोई नाम दे सकते हैं। मैं जो नाम दे रहा हूँ दैट इज़ ऑड और सम, ताकि बाद में एग्जीक्यूशन दोबारा करनी पड़े तो फॉर नेक्स्ट ऑड सम, ये आपने इसको एंटर किया तो ये सेव हो जाएगा। अब मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ, न्यू कर लेता हूँ। अब देखें मेमोरी में कुछ भी नहीं है, मैं लिस्ट करूँगा कुछ भी नहीं आएगा। तो अब दोबारा से लोड करता हूँ, लोड करके ताकि हमें पता चले वही प्रोग्राम और नेक्स्ट ऑड सम, ये प्रोग्राम का नाम है, ये लोड हुआ। अब इसको क्लियर से ग्रीन कर लेता हूँ, यहाँ पे लिस्ट करते हैं, ये आ गया सामने आपके जो हमने चेंज किया था। अब इसकी वर्किंग आपके सामने, रन आप प्रेस करेंगे तो एरर दे रहा है लाइन नंबर 60। लाइन नंबर 60 पे आए तो आपको क्या दे रहा है कि प्रिंट के बाद जो आपने ये लिखा है यहाँ पे तो हमने इसको 60 लिखा अगेन, और यहाँ पे क्या है, इसको दोबारा से, क्योंकि आपने वहाँ पे डबल कोट्स जो हैं वो दोनों में नहीं दिए हैं, तो ये याद रखना है। इस तरह की जो गलती होगी उस पर वो एरर देगा। करंट टोटल इज़, ये आपने कर लिया, और ये आपने अब डबल कोट्स क्लोज भी कर दिए हैं। अब ये एरर जो आपने रिमूव कर दिया है, ये हो गया। अब इसको आप फिर से सेव करेंगे उसी नाम से ताकि ये चेंजेस जो हैं वो सेव रहें। हमने नाम रखा था फॉर नेक्स्ट और ऑड सम, ये नाम रखा था, एंटर करेंगे। अब ये CLS करते हैं, अब हम इसको लिस्ट करते हैं तो ये चेंजेस यहाँ पे आ गए आपके सामने। अब आप देख सकते हैं करंट टोटल, तो ये एरर इसमें नहीं है। अब क्या करते हैं जी, इसको रन करते हैं। अब ये सारे आपको चेंजेस सामने आ रहे हैं 1 से लेकर 100 तक, तो जितने भी नंबर्स हैं उन सब में आपको एग्जीक्यूशन नज़र आई, तो उसने इस तरह से काम किया। अब अगर आप 1000 तक भी करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं थोड़ी सी चेंजेस के साथ। ये तो हो गया फॉर नेक्स्ट लूप का, हमने एग्जांपल्स देखी हैं। अब बात करते हैं वाइल व्हेन लूप। फॉर में आपको बताया था कि
फॉर लूप जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स पता होता है कि ये कितनी दफ़ा है, यानी कि आपको ये पता है कि कितनी दफ़ा ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे वाइल वेंट जब यूज़ हो रहा है, वाइल वेंट कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अनटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, तब तक वाइल वेंट लूप चलता रहेगा। वाइल के बाद आप कोई एक्सप्रेशन बताते हैं तो और उसमें फिर स्टेटमेंट्स आती हैं जिनको आपने एग्जीक्यूट करवाना है और आखिर में वेंड आएगा। दिस इज़ यूज़फुल वेयर द प्रोग्रामर डजंट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट। यहाँ पे प्रोग्रामर को नहीं पता होता कि कितनी दफ़ा लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। फॉर के केस में हमें इल्म होता है कि कितनी दफ़ा इसने एग्जीक्यूशन करनी है। जहाँ पे इल्म ना हो वहाँ पे वाइल वेंट लूप यूज़ होता है। दो टाइप्स हैं, एक फॉर नेक्स्ट लूप और एक वाइल वेंट लूप। अब देखते हैं इंटरप्रिटेशन इनकी। एक्सप्रेशन जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल के बाद एक्सप्रेशन, दिस मीन्स वाइल लूप कंट्रोल्स दी लूप रेपिटिशन। इसकी मदद से आप क्या करते हो, इसमें जितनी भी रेपिटिशन हो रही होती है वो कंट्रोल करते हो। द स्टेटमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू फॉर्म द बॉडी ऑफ लूप। जब ये एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू रहेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जितनी लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। ये लूप की बॉडी कहलाती है जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स होती हैं। द बॉडी ऑफ लूप इज़ एग्जीक्यूटेड अनटिल द कंडीशन इज़ ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही ये फॉल्स हो गई तो क्या होगा, द एग्जीक्यूशन स्टॉप्स, द लूप टर्मिनेट्स इमीडिएटली एंड द प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट टू द वेंट स्टेटमेंट। तो वेंट के बाद जो स्टेटमेंट होगी प्रोग्राम जो है वहाँ पे कंट्रोल जो है वो शिफ्ट कर देगा यहाँ पे जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं, इट मस्ट बी नोटेड दैट लूप कंट्रोल वेरिएबल वाइल लूप में जो लूप कंट्रोल वेरिएबल होते हैं यानी कि एक्सप्रेशन जहाँ पे ये है वो क्या है, ऑलवेज इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ लूप। ये लूप की बॉडी के बाहर जो है उसको आप रखते हैं, नॉट विद इन द लूप, एंड इज़ इंक्रीमेंटेड डिक्रीमेंटेड अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम लॉजिक। जबकि आप फॉर के केस में देखें तो लूप वेरिएबल इज़ इनिशियलाइज्ड एंड इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड विद इन दी फॉर स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या था, फॉर के बाद यहाँ पे विद इन फॉर लूप आ रहा था। ये आपने उसमें जो वैल्यू देनी थी या जो आपने स्टेप करना था उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वो आपको फॉर के बॉडी में नज़र आ रहा था। बट यहाँ पे क्या है वो इससे बाहर होगा, जैसा कि आपने जो इसको इंक्रीमेंट वगैरह देना है वो उसमें शामिल नहीं है। तो ये दोनों में फ़र्क है। इसके बाद आप देखें कि इसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। वेयर एज इन फॉर लूप कंट्रोल वेरिएबल इज़ इनिशियलाइज्ड इंक्रीमेंटेड एंड डिक्रीमेंटेड विद इन दी फॉर स्टेटमेंट। यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट के बाहर जो है वो उसको इनिशियलाइज किया जाता है और इंक्रीमेंट भी जो है वो बाद में किया। जैसा कि इनिशियलाइज आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि उसको कोई वैल्यू जब दी जाती है उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, वो लूप से बाहर हो रही है, ठीक है। जबकि फॉर के केस में आप वैल्यू फॉर के बाद दे रहे थे, यहाँ पे वाइल से पहले दे रहे हैं। ये बात उन्होंने इस पैराग्राफ में बताई है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करेगा कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स को प्रिंट करेगा 1 से लेकर 10 तक। तो अब आपने सिंपल ये भी कर सकते हैं कि आप 1 लिखें, 2 लिखें, 3 और आप लिखें प्रिंट 1 प्रिंट 2। तो उस तरह से भी 1 से लेकर 10 तक, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ जो स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और वो आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसमें ज़्यादा लगेगा और प्रोग्राम की मेमोरी भी ज़्यादा होगी। इसीलिए प्रोग्राम वो जो है वो बेस्ट रहता है जो जिसकी नंबर ऑफ़ लाइंस कम हो, जिसमें स्टेटमेंट्स कम हो, काम वो ज़्यादा करे और एफिशिएंट हो, क्विक एग्जीक्यूशन हो और मेमोरी भी कम ले। तो इसके लिए हम इस तरह की स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो
यहाँ पे क्या करेगा ये प्रोग्राम 1 से लेकर 10 तक जितने भी डिजिट्स हैं, हम ऐसा करते हैं 1 से लेकर 100 तक कर लेते हैं, वो डिजिट्स प्रिंट करेगा। तो हम इसमें इसी एग्जांपल को मैं टाइप कर लेता हूँ, इसमें थोड़ी सी चेंज के साथ 1 से लेकर 100 तक जितने नंबर्स हैं वो क्या करे, प्रिंट करे। तो वो सीरीज़ इस तरह से प्रिंट किस तरह से करेगा, हम इसको यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करते हैं। ये टाइप करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ये न्यू मैंने लिखा ताकि मेमोरी से वो क्लियर हो जाए। अब ये यहाँ पे लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। टाइप होके तो मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। जी, प्रोग्राम मैंने टाइप किया है, ये आपके सामने है। प्रोग्राम टू प्रिंट डिजिट्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक जो डिजिट्स हैं उनको प्रिंट करेगा। यहाँ पे नंबर के नाम से वेरिएबल है, इनिशियलाइजेशन वाइल से पहले होती है जैसा कि पहले बताया गया है। यहाँ पे हमें नहीं पता ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, तो इसलिए नंबर इज़ इक्वल टू 1, ये नंबर वेरिएबल है जिसमें इनिशियल वैल्यू 1 है। अब वाइल में आप क्या बता रहे हैं, एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि नंबर की वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू 100 है, यानी कि उसकी आखिरी वैल्यू आपने यहाँ पे बता दी। फिर ये आपने शर्त रख दी है, तो क्या करेगा प्रिंट, जब तक ये वैल्यू ट्रू रहेगी, ये एक्सप्रेशन जब तक ट्रू है ये प्रिंट करता रहेगा, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। फिर नंबर की वैल्यू में 1 का इजाफा भी होता रहेगा। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो विद इन द बॉडी ऑफ वाइल हो रहा है, तो और इनिशियलाइजेशन उससे पहले हो रही है, स्टार्ट होने से पहले। फॉर के मुकाबले में ये फ़र्क है। फिर आखिर में वेंड ये ज़ाहिर करता है कि जो वाइल की एंडिंग होती है, क्लोजिंग होती है, वो वेंड से होती है। इसके बाद अगली स्टेटमेंट है एंड। अब हम इसको रन करते हैं तो इसकी वर्किंग देखते हैं। ये आप देखें 1 2 3 एक सीक्वेंस में चल के 100 तक आया है। अब मैं चाहता हूँ कि हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर लें, और चेंज इस तरह से करें कि ये ऑड नंबर्स जो है वो 1 से लेकर 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको प्रिंट करें। हम ऐसा करते हैं कि लाइन नंबर अब 10 में 10 इसलिए नहीं डिस्प्ले हो रही क्योंकि उस पर रिमार्क्स लिखे हुए थे, ठीक है। तो अब इसको 10 को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये क्या करेगा रिमार्क के तौर पे कि प्रोग्राम टू लिस्ट ऑड नंबर्स अप टू 100, ठीक है। तो 100 तक जितने ऑड नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले करेगा। ये तो हो गई लाइन नंबर 10। 20 पे वही एज इट इज़ चलने देते हैं। नंबर 1 तो हमें पता है कि ये ऑड नंबर है 1। अब वाइल के बाद नंबर लेस देन इक्वल टू 100, ये बात भी हम एज इट इज़ अगर रहने दें तो कोई मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर n इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 50 को पहले चेंज करते हैं। 50 में अगर आप देखें तो लाइन नंबर 50 में आपने उसको चेंज क्या किया, नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस, यहाँ पे आप 2 कर दें। 1 में जब 2 प्लस होंगे वो कितने बराबर बन जाएगा 3। तो इस तरह नेक्स्ट जो आपका नंबर जो है वो आ जाता है ऑड नंबर। अब हम इसको चेक करते हैं रन करके कि ये काम करेगा। तो ये आपको सारे ऑड नंबर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ द वे कि आपने, अब देखिए आखिर में 99 आया और उसने 100 को शामिल नहीं किया क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 100 था, बट उसमें जब इंक्रीमेंट कर रहा था तो इंक्रीमेंट करते करते वो उस तक जब पहुंचा है तो वो शामिल उसमें
नहीं किया उसने, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है कि इस तरह से आपने उसको वाइल वेंट को किस तरह से काम में लाना है। अब देखते हैं वाइल वेंट के बाद नेस्टेड लूप इनकी टाइप नहीं है, एक लूप में एक से ज़्यादा जो है वो लूप आ सकते हैं। विद इन लूप अगर कोई आप लूप यूज़ करते हैं तो उसको क्या नाम देंगे, नेस्टेड लूप। ये कोई टाइप नहीं है इनकी। इनसाइड ए लूप, एक लूप के अंदर फॉर वाइल या वाइल कोई भी लूप आप यूज़ करते हैं, देयर कैन बी वन और मोर लूप्स, ठीक है। एक फॉर लूप है या वाइल लूप है, उसके अंदर मज़ीद फॉर लूप या वाइल लूप हो सकते हैं और एक से ज़्यादा मरतबा हो सकते हैं। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ नाउन एज नेस्टेड लूप। ऐसे स्ट्रक्चर को नेस्टेड लूप कहते हैं। ये टाइप नहीं है उनकी, ये एक स्ट्रक्चर है। अब सपोज वी वांट टू प्रिंट आउटपुट इन दी फॉलोइंग फॉर्मेट। हम ये चाहते हैं कि ये एस्टेरिक जो है वो इस तरह से हमें नज़र आए, ये सितारे आपको इस तरह से नज़र आएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर y इज़ इक्वल टू 5 to 1, स्टेप 1, फॉर x इज़ इक्वल टू 1 to y। अब पहले आपने ये बताया कि y दो वेरिएबल, दो इस तरह का जब आपको प्रोग्राम दिया जाए तो उसमें आपको याद रखना है दो लूप्स यूज़ होते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो ये लेफ़्ट टू राइट जो है वो बढ़ रहा है और दूसरा इसमें चेंज आ रहा है, फ्रॉम अप टू डाउन आपने देखा उसमें चेंज आ रहा है। तो इसके लिए आपको दो लूप्स यूज़ करने पड़ते हैं, यानी कि एक लूप के अंदर एक और लूप यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे फॉर y इज़ इक्वल टू 5। अब y इज़ इक्वल टू 5 ज़ाहिर करता है कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट टाइम कितना है, 5 टाइम्स है ये, और यहाँ पे ये भी 5 टाइम्स है, 5 to 1, स्टेप 1। तो उसमें एक स्टेप -1 लिखा हुआ है, ये एक उसमें से कम करता जाएगा, यानी कि पहली दफ़ा 5 सितारे हैं, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 2, फिर 1। तो ये स्टेप -1 ये कर रहा है। और इसके बाद फॉर x इज़ इक्वल टू 1 to y, फॉर x के बाद 1 से लेकर y तक है, ये y का मतलब है 5, तो दोबारा आपने 5 नहीं लिखा, यहाँ पे y लिख दिया। दोनों को आपने इस तरह से जोड़ना होता है कि x इक्वल टू 1 to y। अब अगर यहाँ पे ये ना लिखते तो दोनों में इस तरह से कोऑर्डिनेशन ना होता, तो आपने दोनों को लिंक कर दिया। x इज़ इक्वल टू 1 to y, x की वैल्यू 1 से लेकर जितनी y की वैल्यू जहाँ तक होगी, तो 1 से लेकर y तक। अब आपने क्या किया, प्रिंट एस्टेरिक। पहली दफ़ा जब ये चलेगा तो ये क्या है, x इज़ इक्वल टू 1 to y, ये कितनी दफ़ा सितारे प्रिंट होंगे, ये वाला जब एग्जीक्यूट होगा, पहले y की वैल्यू है 5, ये तो हो गई 5 लाइंस। तो इसके बाद क्या होगा, ये आपका यहाँ पे 5 टाइम्स ये एग्जीक्यूशन होनी है। इसकी एग्जीक्यूशन ये बता रहा है कि 5 टाइम्स होगी। x इज़ इक्वल टू 1 to y, x क्या है 1 से लेकर 5 तक है, यहाँ पे इसकी ग्रांट वैल्यू कितनी है 5। तो ये y इज़ इक्वल टू 5 तो बता रहा है कि नंबर ऑफ़ टाइम्स ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, ये लूप इतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट टाइम। ये है 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। 5 दफ़ा जब ये होगा तो 1 2 3 4 5 5 सितारे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर ये कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट एक्स क्या बता रहा है, नेक्स्ट एक्स जाएगा तो वो इसकी तरफ आना है उसने, बट उससे पहले आप कहाँ पे जाओगे, नेक्स्ट एक्स के बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ प्रिंट। ये प्रिंट इसलिए लिखा है कि इनमें गैप आए, अगर ये यहाँ पे नहीं लिखोगे तो आपका ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा। उसको नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए यहाँ पे सिंपल एक ब्लैंक जो है वो प्रिंट आपने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट वाई आ रहा है, नेक्स्ट वाई इसकी क्लोजिंग शो करता है। नेक्स्ट एक्स यहाँ पे एज सच कोई इसमें नहीं है, तो क्योंकि एक्स जो है वैल्यू कहाँ से ले रहा है, वाई पे डिपेंडेंट है,
तो नेक्स्ट y पे चला जाएगा। नेक्स्ट y पे जब जाएगा तो y की वैल्यू में एक माइनस हो जाएगा। 5 थी, 5 में से 4 हो गई। अब ये यहाँ पे 4 दफ़ा ये एग्जीक्यूट होगा। 4 दफ़ा जब ये एग्जीक्यूट होगा तो 1 सितारा 2 सितारा 3 4 दफ़ा ये आ गया। फिर से नेक्स्ट पे वो भी डिपेंडेंट है वैल्यू, अगेन ये प्रिंट आएगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। यही इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लिखी हुई है। हम इसको अब ट्राई करते हैं, इस लूप को, नेस्टेड स्ट्रक्चर को। मैं टाइप कर लेता हूँ तो फिर हम इसकी वर्किंग देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं पास कर लेता हूँ जी। ये मैंने टाइप किया है और इसकी रनिंग आप देख लें। 1 2 3 4 5, उन्होंने 5 4 3 2 1 किया है, हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। एक और चीज़, अगर हम लाइन नंबर 40 को गौर से देखें तो वहाँ पे आपको जो लाइन नंबर लिखी है दैट इज़ 40, उसमें अगर आपको आखिर में देखें प्रिंट जब ये लिखा हुआ है और एस्टेरिक लिखा हुआ है इन्होंने डबल कोट्स में, यहाँ पे ये लिखने के बाद अगर आप इसमें सेमी कॉलन नहीं देते तो क्या चेंजेस आएंगी, इसको देखते हैं। पहले जब हमने सेमी कॉलन लिखा उसकी वजह से आपको दूसरी लाइन पे मूव करता हुआ टेक्स्ट जो है वो नज़र आ रहा था। जब हम सेमी कॉलन नहीं लिखते क्या होगा, एंटर करते हैं। अब इसको देखिएगा, CLS किया मैंने और इसकी फॉर्म अब आपके सामने आ जाएगी लिस्ट करने से, ये देख लें। अब ये इस तरह का है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो उनमें उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये देख लें, ये उसकी वजह से आया है। अब हम दोबारा इसको CLS करते हैं, लिस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं अगर लाइन नंबर 40 को फिर से चेंज करें फॉर प्रिंट और यहाँ पे डबल कोट्स के बाद एस्टेरिक और इसके बाद हमने सेमी कॉलन लिखा। पहले हम कॉमा देख लेते हैं, कॉमा करने से क्या होगा। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, रन करते हैं तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। 1 इसमें ज़्यादा गैप आ रहा है, ठीक है, कॉमा करने से ज़्यादा गैप आ रहा है, आएगा वो उसी पैटर्न पे, लेकिन ज़्यादा गैप आ रहा है। आपने गैप अगर कम रखना हो तो फिर किस तरह से है, और नेक्स्ट लाइन पे भी लाना हो। अगर सेमी कॉलन बिल्कुल नहीं यूज़ किया तो फिर वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, CLS करते हैं इसको, यहाँ पे लिस्ट करते हैं, लाइन नंबर 40 है, प्रिंट और यहाँ पे आपने क्या किया, एस्टेरिक, ये क्लोज किया और ये सेमी कॉलन। अब वर्किंग देखिएगा, यहाँ पे है जी लिस्ट, ये आपके सामने है। अब रन करते हैं तो आपके सामने 1 2 3 4 5 ये इस तरह से। वहाँ पे क्या था, उन्होंने x की वैल्यू 5 लिखी थी, 5 to 1। यहाँ पे हमने 1 to 5 लिखी, यानी कि पहली दफ़ा वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। जब एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, y की वैल्यू भी 1 है तो ये एक ही दफ़ा यहाँ पे आ गया। फिर जब नेक्स्ट पे आएंगे तो 1 की जगह यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, y 1 से लेकर इसकी वैल्यू तो 1 ही है, लेकिन 1 से लेकर ये 2, तो ये 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा ये 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ। फिर ये इसी तरह इंक्रीमेंट होते और एंड में आपके पास ये चीज़ें आ। दिस इज़ द वे कि ये नेस्टेड लूप किस तरह से काम करता है। तो ये आपका लेसन यहाँ पे एंड हो गया। इसी तरह की एग्जांपल जो है वो आपने करनी है, इस तरह के पैटर्न्स बनाने। ये आपको एक्सरसाइज में ITC बुक में जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, यू हैव टू सॉल्व दोज ऑन प्रैक्टिस दोज ऑन GW बेसिक या PC बेसिक की स्क्रीन पे आप करेंगे और इमुलेटर पे, और ताकि आपको ये सही तरह से समझ आए। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम अगले उस पे लेसन पे मूव करेंगे। तो दैट विल बी अबाउट आई थिंक एरेज है उसमें। तो ये आप आज का आपका लेसन था। अस्सलाम वालेकुम।